वर्ल्ड वार होने का कारण हम बताएंगे आपको। मैकिंडर ने कहा 1904 में कि रूस का जो साइबेरिया है ना, रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है, सुन लीजिए, बहुत नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ। रूस का जो साइबेरिया का इलाका है वो दुर्गम है, मतलब कि साइबेरिया का इलाका दुर्गम है, मतलब वहाँ जाना मुश्किल है, वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। हम कुछ बता रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सुनने की कोशिश करिए, ये फालतू बात नहीं बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं और सुनना है, क्योंकि ये सब चीज़ आपको किताबों में नहीं मिलता, लूसेंट में नहीं मिलेगा, केबीसी नैनो में नहीं मिलेगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे टीचरों पटना में ज्योग्राफी के फैकल्टीज के पास भी नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे पता है। जो भूगोल को पढ़ा है ऑप्शनल लेकर के, जिसका भूगोल रहा है पीजी के अंदर, जिसने भूगोल से लगातार मेंस लिखे हैं, भूगोल से जिसने प्रीलिम भी दिया हो कभी किसी ज़माने में, वही इतनी दूर तक बता सकता है आपको। इसलिए सुन लीजिए, अमृत लुटा रहा हूँ, मोती लुटा रहा हूँ, और मोती लूटने से चूक जाते हैं, बतियाने लगते हैं, ऐसा लगता है जलधरे खाली सिलेबस में था। तो साइबेरिया का जो इलाका है आज भी ठंडा प्रदेश है, वहाँ लोग रहना मुश्किल समझते हैं। तो मैकिंडर ने कह दिया कि वो क्षेत्र ऐसा है जो दुर्गम है, वहाँ कोई नहीं जा सकता, दुश्मन भी नहीं पहुँच सकता। जिसका कब्जा साइबेरिया पर होगा, जो साइबेरिया को अपने कब्जे में लेगा, वो आदमी दुनिया में क्या होगा, दुर्जय होगा, उसको कोई जीत नहीं सकता, वहाँ कोई दुश्मन नहीं पहुँच सकता। जो साइबेरिया पे कब्जा कर लेगा, समझिए कि वो आदमी पूरे दुनिया पर कब्जा कर लेगा, जिसका उस पर अधिकार होगा। ये बात उनको नहीं पता था मैकिंडर साहब को कि आविष्कार हो जाएगा मिसाइल का, कहीं बैठ करके दबाएगा बटन, सीधे साइबेरिया में ही जाके गिरेगा, आदमी को जाने की जरूरत भी नहीं है। ये बात उनको नहीं पता था, इसलिए बेचारे ये बात बोल गए कि जो साइबेरिया पर हम कब्जा कर लिया, उस वो आदमी को कोई हरा नहीं सकता। तो पूरा दुनिया का ध्यान चला गया साइबेरिया की ओर, और सब लोग साइबेरिया पर कब्जा के लिए मारामारी करने लगे। अब इसी बात को लेकर क्या हुआ, इसी मारामारी को लेकर वर्ल्ड वार, ऐसे और भी वह कारण वर्ल्ड वार के थे, एक कारण बताया मैंने, वर्ल्ड वार हो गया। फिर इन्होंने अपना हॉट, इसको बोले हॉटलैंड, क्या बोला उन्होंने, मैकिंडर ने उस जगह को हॉटलैंड कहा। बाद में 1919 में अपने हॉटलैंड को मैकिंडर ने चेंज किया और उसको कहा कि भैया पश्चिम, उनको लोग कहा कि भैया कैसे आप महाराज कह रहे हैं उसको हॉटलैंड, एक तो आजकल मिसाइल तिसाइल है, कहीं भी जाया जा सकता है, गिराया जा सकता है प्लेन से बम। दूसरा बात आप ये देख लीजिए, मैकिंडर को लोगों ने समझाया कि वो बंजर है, वहाँ पर वो आदमी रहेगा तो भूखे मर जाएगा, ना कोई उत्पादन होता है, कुछ नहीं होता है वहाँ पर कब्जा करेगा क्या आदमी, साइबेरिया पर बर्फ में कुछ करेगा क्या। हाँ सही बोल रहे हैं, तो अपना हॉटलैंड चेंज कर दिए और लेके चले गए हॉटलैंड का पश्चिमी यूरोप के हिस्सा। फिर बाद में और भी आगे जाकर 1944 में भी उन्होंने अपना हॉटलैंड चेंज किया और कहा कि जो अमेरिका का पूर्वी तट है और यूरोप का पश्चिमी तट, उसको उन्होंने कहा हॉटलैंड। तो हॉटलैंड थ्योरी दिया किसने, मैकिंडर ने, और कहा कि सब हॉटलैंड है, यहाँ जिसका कब्जा मतलब पूरे दुनिया पर उसका कब्जा। ऐसे मान लीजिए कि अगर हम कह दें कि बिहार में इनकम टैक्स गोलंबर पर कब्जा का मतलब पूरे बिहार पर कब्जा, तो ना फिर उधर से 50 गो नेता आ जाएगा तलवार भाला गणासा लेकर के कि आज इनकम टैक्स हमारा है, इनकम टैक्स हमारा है ना, थेनियामन चौक है ना चीन में, हमारा है। तो ऐसा हो जाएगा, लड़ाई हो गया, वर्ल्ड वार हो गया। एक और विद्वान थे जिनका नाम था रैटजेल। क्या नाम था, रैटजेल नाम था। रैटजेल ने कहा कि राज्य जो होता है एक जीव के समान होता है। पहली बार किसने कहा था कि राज्य किसके समान होता है, जीव के समान। बड़ी मछली छोटी मछली को अगर नहीं खाएगी तो जिंदा नहीं रहेगी, उसको छोटी मछलियों को खाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी रूल है कि भैया अगर यहाँ पर कोका कोला आया भारत में तो थम्सअप को, 7 अप ये सबको धमकी दिया, तुम लोग या तो मेरे साथ मर्ज हो जाओ, अरे तो अपना कंपनी तुम लोग बंद कर दो। बोला हम काहे बंद करेंगे, और ना बंद करो, ठीक है कितना में कोल्ड ड्रिंक बेचते हो, 9 रुपया में, हम बेचेंगे 6 रुपया में, तब तक बेचेंगे जब तक कि तुम्हारा दुकान बंद ना हो जाए। तंत में बेचारा सब घुटना टेक के बोला हुजूर जो कहिएगा हम मानने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग का भी दुकान चलाने दीजिए। तो बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। इसी तरह राज्य भी जीव के समान, अगर उसको जिंदा रहना है, आसपास के लोग उसको ना खा जाए। राज्य को चाहिए कि आसपास के राज्यों को क्या कर जाए, वो खा जाए, है ना। रैटजेल के इस विचार को पढ़ लिया किसने, हिटलर ने, गलती से।
जर्मनी के ही थे रेडजेल, और वो जर्मनी का था। हिटलर इस विचार को पढ़ लिया, बोला कि सही बोल रहा है, राज्य तबे जिंदा रह सकता है जब तक वो अगल बगल के राज्यों को खा न जाए, और हमारा बेइज्जती तो हुआ ही है, वर्साई की संधि में हमारा बेइज्जती लोग कर दिया है, हम तो छोड़ेंगे। सही बोल रहा है, रेडजेल बिल्कुल सही कर। ये एक कॉन्सेप्ट था जो वर्ल्ड वार करा दिया, छोटा सा कॉन्सेप्ट, और उसने प्लान बना लिया किसको किसको कैसे कैसे कब्जा में लेना है। हिटलर अपनी गलती से हार गया, अगर वो हिटलर गलती नहीं करता तो हिटलर जीत जाता उस लड़ाई को। तीनों तरफ अपनी सेना लगा दिया, ब्रिटेन फ्रांस में भी लगा दिया, रूस में भी लगा दिया, उधर अमेरिका में भी लगा दिया, अटलांटिक महासागर में, तीनों तरफ से घिर गया तो फिर अंतिम में सुसाइड किया। तो हिटलर का प्लान सही था, लेकिन वो ज़्यादा एम्बिशियस हो गया, अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षी होना सही है, और बहुत चालाक व्यक्ति था। मुसोलिनी जितना बेवकूफ़ था इटली का, उतना ही चालाक कौन था? हिटलर। मुसोलिनी बेवकूफ़ी में हिट बन गया था, तनाशाह, बेवकूफ़ तनाशाह था, और हिटलर जो था चालाक तनाशाह था। गलती यही थी कि हाई एम्बिशन। उसने कहा कि चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया पर कब्जा करके हम रूस को गिफ्ट दे देंगे। उसने रूस से समझौता किया कि सुनिए, ये सब पर कब्जा करेंगे ना तो आपको हम कब्जा करेंगे, गिफ्ट में आपको दे देंगे। बोला उसके लिए हमको क्या करना होगा? हम उधर फ्रांस में लड़ेंगे ना, वो लोग को मारेंगे जाके दौड़ा दौड़ा के, तो आप खाली चुप रहिएगा। बोला तो दे दोगे ना? तो हाँ दे देंगे जी। तो कब्जा कर लिया चेकोस्लोवाकिया पर, पोलैंड पर, उसके बाद उधर लातविया, बाल्टिक कंट्री पर कब्जा कर लिया। अब बिना दिए फ्रांस पर अटैक कर दिया। अब रूस बोलने लगे तू तो बोला था कि कब्जा करके हम दे देंगे, तो दो हमको। बोला रुकिए ना, दे देंगे ना। अब टलका रहा था, रूस बोला कि तो हम चुप ना बैठेंगे, हम आवेंगे लड़ाई में, है ना। तो बोला चुप बैठो ना, नहीं चुप बैठा। अंतिम उसको देना तो था नहीं, धोखा देना था, तो उधरों से ना भेज दिया, जाओ जी रूस को तुम दिखाओ तो उसको आईना। ऐसा फ्रांसों में लड़ रहे थे, और उधर अटलांटिक महासागर में वो भेज रहा था अमेरिका वेपन्स, तो अब आधा सैनिक अटलांटिक महासागर में भेज दिया कि बीच में जहाज डुबा दो मार के। तो 3 जगह लड़िएगा तो कहाँ से जीतिएगा? हाई एम्बिशन, उसको ले डूबा। तो राज्य जीव के समान होता है, किसने कहा? रेडजेल। और एक उनकी फेमस शिष्या थी जिसका नाम था मिस सेम्पल। मिस सेम्पल, इनको अंतिम नियतिवादी कहा जाता है, लास्ट डिटर्मिनिस्ट। आपने एक दिन बताया था आपको कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, याद है आप लोगों को? नियतिवाद, संभववाद, नौ नियतिवाद, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक दिन बता रहे थे हम आप ही की क्लास में शायद, है ना। तो नियतिवाद में अंतिम नियतिवादी किसको माना जाता है? मिस सेम्पल को। ये अमेरिका की रहने वाली थी, इंग्लिश की विद्यार्थी थी, लेकिन रेडजेल से इतना प्रभावित हो गई उनकी किताबों से कि पिता से लड़ के जर्मनी चली आई पढ़ने। जर्मनी में उस समय कोई एजुकेशन नहीं था, जर्मनी में उस जमाने में कोई एजुकेशन नहीं था। लड़कियों का कॉलेज अलग, लड़कों का कॉलेज अलग, बिल्कुल कोई था ही नहीं ऐसा। और लड़कियों के स्कूल में केवल लड़की प्रोफेसर, लड़की सब कुछ, और लड़कों में केवल लड़के। और वो आ गई रेडजेल से प्रभावित होकर के, अब बोली कि हम आपसे पढ़ना है। बोले नौकरी क्या खा जाओगी मेरा, हमसे पढ़ोगी नौकरी चला जाएगा मेरा, तो तुम लड़कियों के स्कूल में जाओ, पढ़ना चाहती हो जर्मनी में। तो बोले कि सब पढ़ना, आपसे पढ़ने आए हैं, तुम कहीं पढ़ने चले जाएँ। जाके चांसलर से मिलाई, सोचिए जुनूनी कैसी लड़की थी, और चांसलर से स्पेशल परमिशन लेके अलग से केबिन बना उसके लिए क्लासरूम के अंदर, और उसमें बैठ के वो रेडजेल से पढ़ी, और 5 किताब लिखी एशिया के भूगोल पर, भूमध्य सागर के भूगोल पर। मैंने ज़बरदस्त, मतलब वो सिर्फ शौकिया पढ़ाई करने नहीं आई थी, उसने बहुत काम किया उस पर रेडजेल से पढ़ाई करने के बाद। तो मिस सेम्पल को अंतिम नियतिवादी कहते हैं, और रेडजेल की शिष्या थी। उसी का रेडजेल का कॉन्सेप्ट क्या था? राज्य जीव के समान होता है। पहली बार किसने कहा राज्य जो होता है जीव के समान? अगर अगल बगल को नहीं खाएगा तो कोई और उसको खा जाएगा, ये चीज़ था। चलिए कितना सत्य था रेडजेल की इस बात में ये हमको नहीं पता, पर वर्ल्ड वार करा दिया, हिटलर पैदा कर दिया उसी ने। हिटलर को एग्रेसिव करने में उसका बड़ा योगदान था। चलिए तो जान गए, इसी बहाने रेडजेल को जान गए, मिस सेम्पल को जान गए, मैकिंडर को जान गए, हार्टलैंड थ्योरी को जान गए आप। चलिए ये समझ गए बात। अब आइए जाड़े का, ठंडी का, ठंडी की जलधारा। ठंडी में आइए, नॉर्थ इंडियन ओशन में ठंडी में कौन सी जलधारा चलती है? नॉर्थ इंडियन ओशन में जाड़े में चलने वाली जलधारा, ये तो इक्वेटोरियल करंट तो चलती ही रहेगी। इक्वेटोरियल करंट तो चलेगा ही चलेगा, काउंटर करंट भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए जाड़े के दिनों में उल्टे दिशा में एक हवा चलती है। जाड़े के दिनों में उल्टे दिशा में क्या चलती है? एक हवा चलती है। इस हवा का नाम है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। उसका नाम क्या था? साउथ वेस्ट मॉनसून। इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, या इसी का नाम है रिट्रेटिंग मॉनसून। रिट्रेटिंग मॉनसून। विद्यार्थी जी
समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी का नाम है लौटती मानसून, लौटती मानसून या उत्तर पूर्व मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। नोट कर लीजिए, इस हवा के कारण दोनों महासागरों में इसी हवा के डायरेक्शन में क्या होता है, जलधारा की शुरुआत होती है, बंगाल की खाड़ी में भी और अरब सागर में भी। तो ये जो जलधारा की शुरुआत हुआ विद्यार्थी जी, इसका नाम दे देते हैं रिट्रेटिंग मानसून ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट बोलेंगे ना, रिट्रेटिंग मानसून ड्रिफ्ट। कहाँ नाम याद करना है, हवा के नाम से तो है ड्रिफ्ट, यानी लौटती मानसून प्रवाह। इसका नाम देंगे लौटती मानसून प्रवाह। इसका भी नाम क्या देंगे, लौटती मानसून प्रवाह। कैसी होगी बच्चों, कोल्ड। कैसी होगी, कोल्ड। ये कब किस महीने में चलेगी, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने जलधारा चलेगी। कुछ ज्ञान बढ़ रहा है आप लोगों का? हाँ, क्या सब कमेंट डिलीट हो गया था क्या, लाइव रुक गया था? नॉर्थ इंडियन ओशन स्टार्ट से बताइए सर, थोड़ा कट हो गया क्लास। विशाल जी बोल रहे हैं, अच्छा बता देते हैं, कुछ मिटाए नहीं हैं विशाल जी। रूटीन बना के मेहनत से पढ़िए। क्विज वाला काम हम नेक्स्ट वीक से, मैंने इस वीक से हो सकता है सैटरडे को हम एक क्विज रखे, जो कि कुछ बिल्कुल फ्री है। मेरा तबीयत कंप्लीट ठीक रहना चाहिए, खाली अभी भी पूरा ठीक हम नहीं है, लेकिन अगर ठीक हो गए ठीक से तो सैटरडे को हम लोग एक सेशन रखेंगे, क्विज का सेशन आप लोगों का। क्योंकि आप लोग के बैच से रिजल्ट का बड़ी आशा है, क्योंकि आपके बैच में सारे बेहतरीन बच्चे हैं, क्योंकि परीक्षा पास करके आप लोग आए हैं। मिशन 50 का एग्ज़ाम एक अच्छा प्रश्न का लेवल था, उसमें 55-60 मेरिट गया, उसमें आप लोग पास करके आए हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं पहले से ही। और हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आपका क्या हो जा रहा है, उस पर एक बस गैल्वेनाइजेशन कर दे रहे हैं ताकि जंग न लगे, मतलब एक जिंक का लेयर चढ़ा दे रहे हैं लोहे के ऊपर। हम लोहा तो आप है ही, प्योर लोहा, प्योर आयरन, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस उस पर हम एक जिंक का लेयर चढ़ा रहे हैं, हमारा बस इतना ही रोल है। और इससे बहाने जनरल नॉलेज आपको मिल गया कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। उस पर किसका लेयर चढ़ाते हैं, जिंक का, जिंक का परत चढ़ाते हैं ना। हाँ, जस्ता वही हुआ। और जस्ता भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, जावर माइंस। भारत के राजस्थान में उदयपुर के पास जावर माइंस में क्या मिलता है, जिंक। जिंक कहाँ मिलता है, जावर माइंस में, याद रहेगा। तांबा मिलता है खेतड़ी में। हो गया ना जी, तो हम बस इतना ही काम कर रहे हैं। तो सैटरडे को तुम रेडी रहिएगा क्विज के लिए। 1 घंटे के लिए क्विज हम करेंगे, 1-1.25 घंटे लगेगा, प्राइज उराइज देके और वापस। आप 10 साल 15 साल के IAS में पूछा हुआ सवाल भी देखिएगा। सिविल सर्विसेज में जो पूछा गया क्वेश्चन है, जलधारा से क्या क्वेश्चन आया है, UPPCS में क्या आया है, BPSC में क्या आया है, JPSC में क्या है, MP PCS में क्या है, उत्तराखंड PCS में क्या आया है, राजस्थान PCS में क्या आया है, हिमाचल PCS में क्या आया है, इसके बाद हरियाणा PCS में क्या आया है, सब हिंदी बेल्ट का PCS है। और उसके बाद UPSC IAS के 10 साल पेपर देखिए, हम एकदम दावा करते हैं कि 95% से ऊपर सवाल आपका जलधारा का होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब एक बार लगाएंगे तो ना पता चलेगा। ये तो हम बोल प्रैक्टिस पेपर नहीं, किसी IAS के कोचिंग का प्रैक्टिस पेपर लगाना मैं नहीं बोल रहा। IAS की कोचिंग का प्रैक्टिस पेपर जानबूझ के बनाया जाता है इधर उधर करके, ताकि बच्चे इसको समझे कि ना ना रियल में IAS बनना टफ है। कुछ कोचिंग वाले तो हवा बनाए हैं IAS को। हिंदी मीडियम रिजल्ट ना होने का कारण भी यही है। कुछ कोचिंग का नाम मैं नहीं लूंगा सार्वजनिक मंच से, एक आदमी से ऊपर मटेरियल दे देते हैं, नीचे से ऊपर तक। अब बोलेंगे इसी में से कहीं से आएगा, पढ़ लीजिएगा। अब बताइए ना कि हम फिर कोचिंग क्यों आए थे, जब हम कोई पूरा पढ़ना था तो खुदे पढ़ लेंगे हम। फिर 2 लाख रुपया तुमको दिए थे क्यों भाई,
2 लाख तो इसलिए दिए थे ना कि हमको छांट के दो, कम करके दो कि भैया इतना पढ़ो, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जल्दी तुम पढ़ के जल्दी से IAS बन जाओ। तो सच तो पूछे कि मुखर्जी नगर से लेकर राजेंद्र नगर तक 90% लोग फर्जी ही पढ़े हैं, 10% लोग अच्छे हैं, 10% लोग कुछ अच्छे हैं भी। और जो लड़के टॉप 10 में आते हैं, टॉप 50 में आते हैं, ज़्यादातर कोचिंग नहीं लेते, खाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, इंटरव्यू का सेशन ज्वाइन करते हैं, कहीं क्लास व्लास नहीं करते हैं, खुद से करते हैं। जानते हैं कि सब बिल्कुल अनुभवहीन व्यक्ति, जो कुछ 2001 में जो पेपर 2010 से पहले कोई व्यक्ति अगर IAS का पेपर दिया है, 10 से पहले, वो व्यक्ति आपको अब के पेपर के लिए बेहतर गाइड नहीं कर सकता। एकदम लिख लीजिए आप। वो जमाना था जब रट के भी आदमी IAS बनता था, अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो जमाना नहीं रहा, अब जमाना बदल चुका। तो ये क्या सब खोल के बैठे 90%, किसी को अनुभव है नहीं, सब पढ़ लो जी। अब सबे पढ़ना था तो तुम्हारे पास काहे लाए थे, है ना जी। हो गया बात। तो ये हमारा जलधारा का चैप्टर आज समाप्त हुआ। हमारे पास समय अभी बचा है 15 मिनट, कुछ मिसलेनियस करा देते हैं। लिखिए, मरुस्थल का नाम छूट गया था उस दिन, इस 15 मिनट में हम वही करा सकते हैं। लिखिए नेम ऑफ डेजर्ट, 2 कॉलम बना लीजिए, एक में लिखिए मरुस्थल का नाम और दूसरे कॉलम में लिखिए क्या, हाँ, देश या फिर महादेश, जो भी लिखना है। क्या मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं जो मैं बोल रहा था? हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का बोझ, कोचिंग आने का एकमात्र मकसद होता है कि बच्चों का बोझ को क्या किया जाए, कम किया जाए। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं डेजर्ट का नाम में। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम एशिया महादेश से शुरू करते हैं, अपने देश से, थार से। थार मरुस्थल, थार ये भारत के राजस्थान में है, भारत के राजस्थान में है और पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में है। भारत के राजस्थान और, हाँ समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए विशाल जी, भी थोड़ा देर में समझा देंगे। हाँ जी, देखिए एक्चुअली वो फैल के तो आगरा मथुरा में भी आ गया है, लेकिन उसको आप अभी राजस्थान रखिए। वो पूरा अरावली पर्वत के पास इधर आइएगा तो राजस्थान में अर्ध मरुस्थल है ना, पूरा मरुस्थल है कहाँ? अरावली पर्वत के पश्चिम में ही ना मेन मरुस्थल है, बालू वाला मरुस्थल। अरावली के पूरब में आइएगा तो मरुस्थल का मरुस्थल टाइप है वो। हाँ, मैक्सिमम एरिया मत बोलिए, पूरा राजस्थान में ही अभी है। एक्चुअली वो अर्ध मरुस्थल है, मरुस्थल टाइप है। वर्षा कम हो रहा है, मतलब लेकिन बंजर जमीन दिखाई दे रहा है, पर पूरी तरह कंप्लीट डेजर्ट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसलिए हम पूर्वी राजस्थान, सुनो, राजस्थान में भी क्या लिखोगे, पश्चिमी राजस्थान। अगर आप इसको देखेंगे, रुक जाओ, अब इधर आ जाओ, तो ये आप जो देखेंगे तो अरावली पर्वत का जो पश्चिम का इलाका है, ये पूरा थार मरुस्थल है। ठीक है भाई, आगे भी मरुस्थल है बच्चे, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी ये मरुस्थल बनने की ओर अग्रसर है, अभी कंप्लीट डेजर्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अर्ध मरुस्थल कह सकते हैं, सेमी डेजर्ट। हमने कहा था ना कि डेजर्ट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है भाई, सुनो, सेमी डेजर्ट और कंप्लीट डेजर्ट, पूर्ण मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल। ऐसा स्थान जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, सबको डेजर्ट कहते हैं। द प्लेस एट विच रेन अकर्स बिलो 25 सेंटीमीटर इज नोन एज डेजर्ट। कोई भी ऐसा स्थान दुनिया का, चाहे पत्थर का हो, बालू का हो, मिट्टी का हो, ईंटा का हो, छोड़िए इस बात को, जमीन से कुछ नहीं होता, ऐसा कोई स्थान जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, उसे क्या बोलेंगे, डेजर्ट। जहां वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम हो उसे बोलेंगे कंप्लीट डेजर्ट, और जहां 10 के ऊपर हो, 10 से 25 के बीच हो या 50 तक हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी डेजर्ट। 10 से 50 तक हो तो क्या बोलेंगे, सेमी डेजर्ट, और 10 के नीचे हो तो क्या बोलेंगे, कंप्लीट डेजर्ट। तो राजस्थान में भारत और पाकिस्तान में है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको जान जाइए। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। जितने भी मरुस्थल है, जितने भी डेजर्ट हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थार का है डेजर्ट में। ऐसे भी अगर मान लीजिए आप नहीं पढ़े होते, अब पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डेजर्ट बताओ, तो इंडिया में ना होता तो कहाँ होता। ऐसे भी गेस भी करते तो इंडिया वाला मारते। यहाँ तो कब्रिस्तान की जमीन लोग कब्जा लेते हैं। धीरे 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 कर कब्रिस्तान छोटा हो गया, तब तो भूत नहीं पकड़ रहा था।
कब्जा करके घर बना के अपार्टमेंट बना के पूजा पाठ करवा के सब भूत को जमीन में कब्रिस्तान में घुस गए जी। तो बोला कि सब पंडित जी को बुला के चुक्का उक्का गड़वा के पूरा भूत को दबा दिए हैं, अंदर निकल नहीं पाएगा बाहर, है ना। कब्रिस्तान की जमीन के लिए कितना मारा मारी हो रहा है। शमशान की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन खूब गिर जाता है आदमी शहर में। हाँ हाँ, हॉस्टल बनाता है। हाँ, कहता लोग बच्चों में चर्चा रहता है कि उस हॉस्टल में भूत रहता है, पहले वहाँ कब्रिस्तान था। हाँ, से कभी कभी बच्चों के साथ आके सो गया था। ये सब अफवाहें रहती है, कुछ ऐसा होता। हाँ देख, अच्छा एक साथ निकलता था डर के मारे। ओ चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ था क्या, किसी को पटका उटका है भूत क्या। चलिए, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है, थार। दूसरा पॉइंट जानिए कि एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद, ये पाकिस्तान में है। जैकोबाबाद पाकिस्तान में पड़ता है, ये थार मरुस्थल में ही है। लिख लीजिए, एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद थार में ही है। जैकोबाबाद एशिया महादेश का सबसे हॉटेस्ट या वार्मेस्ट प्लेस ऑफ एशिया, जैकोबाबाद सिचुएटेड इन थार डेजर्ट, वार्मेस्ट प्लेस या हॉटेस्ट प्लेस ऑफ एशिया, है ना, प्रेजेंट इन सिचुएटेड इन थार डेजर्ट इन पाकिस्तान। देख लिए, विश्व का एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान के थार मरुस्थल में स्थित है। और इंडिया का सबसे गर्म स्थान चूरू भी इसी में है। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन है बच्चों, चूरू। सबसे ठंडा स्थान द्रास है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है जी, द्रास। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है, द्रास। तो द्रास है वो है आपको करगिल के पास, हाँ लद्दाख के अंदर आता है। चूरू लिख लिए, हॉटेस्ट या वार्मेस्ट प्लेस ऑफ एशिया, सॉरी इंडिया, चूरू सिचुएटेड इन थार राजस्थान। अब चूरू आ गया तो मुझे एक जीके याद आ रहा है भाई। चूरू से एक हमको जनरल नॉलेज याद आ रहा है। चूरू में सबसे ज़्यादा तापमान होता है भारत का। सुन लीजिए ध्यान से, पीछे वाले भी। चूरू और बीकानेर राजस्थान के मात्र 2 जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं बहती, बाकी राजस्थान के सभी जिलों में नदी बहती है। सोचिए, राजस्थान में मरुस्थल है लेकिन हर जिले में नदी है। खाली 2 जिला है राजस्थान का, चूरू और बीकानेर, जहाँ कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान के 2 जिले चूरू और बीकानेर, जहाँ कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है भाई, थार हो गया। उसके बाद आ जाइए अगला मरुस्थल गोबी। गोबी बाद में करेंगे क्योंकि ये टेम्परेट डेजर्ट है। सबसे पहले आइए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, उसके बाद सिम्पसन डेजर्ट। सिम्पसन डेजर्ट, ये तीनों कहाँ है विद्यार्थी जी, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है तीनों। और इसके बारे में तो काफ़ी चीज़ बता ही दिया पहले ही, है ना। यहाँ पर ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है जिस पर कैलगुरली है जहाँ सोना मिलता है। इसी पे एडिलेड है, क्रिकेट मैच होता है, सिडनी को जोड़ता है। सिडनी का पुराना नाम क्या था, बॉटनी बे। पर्थ है इधर, ठीक है। अगला आइए, आप उसी कॉलम में नीचे लिखिएगा, कोई बात नहीं, लिखो ना भाई। ग्रेट सैंडी के बाद सिम्पसन, SIMPSON। अच्छा, कल ही बात लिखे थे आप लोग कि ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं सूखा महादेश, प्यासी भूमि का देश। चलिए, डार्विन को क्या लिखे थे आप लोग, गेटवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब गेटवे ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, मुंबई को। चलिए अब मिटा देना। चलिए अब आ जाइए अगला मरुस्थल, नेक्स्ट डेजर्ट कौन सा है। अगला आ जाइए, आप लिखिए कराकूम। कराकूम या कराकूम ऐसे भी लिखते हैं, कराकूम। कराकूम मरुस्थल कहाँ है जी, बता सकते हैं आप लोग, एकदम कंफर्म है, कराकूम मरुस्थल कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में।
तुर्कमेनिस्तान में है। कराकुम डेजर्ट, एकदम बहुत जल्दी कजाकिस्तान बोल देते हैं। तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ है जी? तुर्कमेनिस्तान। अगला आइए, दस्ते लूत दस्ते कबीर, दो मरुस्थल, दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर, दस्त ई कबीर, दो मरुस्थल है। दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर कहाँ है विद्यार्थी जी? ईरान में है। ईरान जिसका पुराना नाम था फारस, फारस पर्सिया, पुराना नाम था फारस या पर्सिया। ईरान एकमात्र सिया देश, ऐसे सिया हर जगह रहते हैं, वेस्ट एशिया में भी सिया है, हर जगह सिया है, लेकिन पूरे पश्चिम एशिया में सिया बहुल, क्या बोलेंगे, सिया बहुल देश। हाँ मतलब पाकिस्तानों में सिया है, सऊदी में भी सिया, सब जगह सिया है, लेकिन सिया बहुलता में कहाँ है? सिया सुन्नी मुसलमान होते हैं ना, तो सिया मुसलमान वाला देश कौन है? ईरान। इसीलिए किसी से पटता नहीं इसका। ईरान पूरे पश्चिम एशिया में इस्लामिक जगत में सबका दुश्मन है ईरान। सऊदी अरब भी इसको शक की निगाह से देखता है, यूएई भी इसको शक की निगाह से देखता है, इजराइल तो देखता ही है कि इजराइल के जितने दुश्मन है सबको हथियार ही देता है। उधर हिजबुल्ला, लेबनान में हिजबुल्ला आतंकवादी, उसको हथियार भेजता है ईरान। हमास जो है गाजा पट्टी में, उसको भी हथियार यही ईरान भेजता है। सीरिया को पूरा हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान। तो ईरान जो है ना, वहाँ बीच में ये परमाणु बम इसको बनाने लोग नहीं दे रहे हैं, बनाते बनाते बेचारा रह जा रहा है जन तो भैया ईरान यानी पर्सिया, यहीं से आए थे फारसी, पारसी आए थे भारत में। पारसी का मूल स्थान कहाँ था? ईरान। यही ईरान था जहाँ का भारत पे बहुत इफेक्ट है, पता है आपको? ईरान का भारत में बहुत प्रभाव है, कला संस्कृति पर भी। मौर्य काल में जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, मौर्य काल और पाल कला में जो पेंटिंग, चमकदार पॉलिश, वो कहाँ से कॉपी किया गया है? ईरान से ही किया गया है। वो जो नौरोज उत्सव मनाया जाता था जिसमें सूर्य की उपासना की जाती थी, ये भी कहाँ से आए थे? ईरान से। सिजदा और पैबोस जो शुरू किया था बलवन, ये भी कहाँ से आया था? ईरान से। अकबर ने जो बनाया दीन इलाही, उसमें भी सूर्य के पूजा की बात की थी, वो भी कहाँ से कॉपी किया? ईरान से। तो ईरान से हम बहुत कुछ लिए हैं। ईरान में एक अभिलेख भी है, बाग चकोई अभिलेख, जहाँ से वैदिक देवी देवताओं के नाम मिलता है ना। तो ईरान हमसे हमारा बहुत गहरा नाता है। अगर उनसे मेरा बेहतर संबंध है, वहाँ चाह बहार बनाने दे रहे हैं हमको, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग नया उनसे कुछ विशेष है, हमारा ऐतिहासिक संबंध उनसे है। और सिया हैं तो थोड़ा लिबरल भी होते हैं सिया सुन्नी के मुकाबले, तो थोड़ा सा हमारे से उनका मिजाज मिलता जुलता रहता है, इसलिए संबंध ठीक है। हालांकि सऊदी अरब से भी हमारा संबंध खराब नहीं है, यूएई से भी खराब नहीं है। मोदी जी खूब यात्रा पश्चिम एशिया के किए। हाँ अच्छा है हमारा रिलेशन इस्लामिक जगत में। पाकिस्तान और तुर्की को छोड़कर, पाकिस्तान और तुर्की को छोड़ दिया जाए तो बस सारे देश हमें हाथों हाथ ले रहे हैं। ये दो बेवकूफ़ देश है, पाकिस्तान है, वो तुर्की पता न कहाँ से बेवकूफ़ी पाले हुए है। हालांकि तुर्की से मेरा अच्छा संबंध रहा है शुरू से, तुर्की के कारण ही भारत में आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन। ये बात भुला गया तुर्की कि हम लोग भी उसके खलीफा को बचाने के लिए आंदोलन किए थे। चलिए, दस्ते लूत दस्ते कबीर। अगला आइए, रब अल खली। रब अल खली मरुस्थल के नाम है जी। अब रब आ गए तो रब कहाँ रहते हैं? दिल में मत बोलिएगा। रब जो है वो सऊदी अरब के मक्का में रहेंगे। तो सऊदी अरब में समझ गए, रब सऊदी अरब में रब अल खली, तो ये दक्षिणी सऊदी अरब, दक्षिण सऊदी अरब, साउथ सऊदी अरब में है ये। सऊदी अरब, साउथ सऊदी अरब, साउथ सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी, ईरान की राजधानी, इराक की राजधानी बागदाद। अब आइए सैदान, अगला मरुस्थल है शैतान नहीं, शैतान वहीं रहता है। शैतान को लोग पत्थर मारते हैं, मक्का जाते हैं तो वहाँ शैतान को पत्थर मारने की एक परंपरा है ना। तंग किया था ना उनको, हजरत मोहम्मद साहब को तंग किया था वहाँ काबिलाई लोग, तबे तो भाग के वहाँ से मक्का से मदीना चले गए। उसी लड़ाई को शांत कराने के लिए चले गए थे हीरा के चोटी पर, जहाँ उन्होंने तपस्या किया। तो इजराइल नामक स्वर्गदूत आया, ऊपर से उनको उपदेश देता गया, इसको कलमबद्ध करते गए। जो कलमबद्ध करके किताब बना, इसी को कुरान शरीफ कहते हैं, कुरान पाक बोलते हैं उसको, है ना, सबसे पवित्र, क्योंकि उसको इंसानों ने नहीं ली। जैसे वेद को हिंदू धर्म में
हम लोगों का वेद किसने लिखा, किसी को पता नहीं है। कुछ लोग वेद व्यास बोलते हैं, वेद ऊपर से उतरा है। वैसे ही इस्लाम में कहा जाता है कि कुरान जो है ऊपर से उतरा है। इसलिए हर इंसान अपने गेट पर जब दरवाज़ा होता है ना, उसमें कुरान के कुछ आयत, जो हमारे यहाँ कहते हैं श्लोक, आयत रखते हैं लोग, शुभ माना जाता है। और कुरान को, हाँ, उसमें स्वर्ग से उतरा हुआ है, वो अल्लाह का आदेश है वो। और ये जो है आपका क्या बोलते हैं, हदीस, हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों का संग्रह है। ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे बुद्ध, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहेंगे आप, तो किसमें है? 3 पीटक है ना, अभिधम पीटक, सूत पीटक, विनय पीटक। तो उपदेश महात्मा बुद्ध का है सूत पीटक में है। जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून है वो विनय पीटक में है। और जो अभिधम पीटक, उसमें बुद्ध का दर्शन है, फिलोसफी है। तो जानना है ग्रंथों के बारे में कौन क्या ग्रंथ है। तो 622 में उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की। इसी को बोलते हैं हिजरी संबत। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कब हुआ? 622 में। और उसी कैलेंडर से मुसलमान अपने सारे त्यौहार मनाते हैं। हिंदू अपना सारा त्यौहार शक संबत या विक्रम संबत से मनाता है। विक्रम कैलेंडर, विक्रमादित्य राजा थे उज्जैन के, उधर के मालवा के, जिन्होंने शकों को हराया था। तो उसके बाद विक्रमादित्य, विक्रम कैलेंडर चलाया, और बाद में कनिष्क ने शक संबत चलाया। अब भारत सरकार ने भी शक संबत को ही कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया है। ये सब जानकारी रखना है आपको। तो दक्षिण सऊदी अरब में, यही है मक्का मदीना वाला मैप अगर बनाए सऊदी अरब का, तो यहाँ मक्का है और नीचे मदीना है। यहीं पर आपका इधर रियाद पड़ेगा, या जेद्दा है। यहाँ पर क्या है, सॉरी रियाद इधर पड़ेगा, यहाँ जेद्दा एयरपोर्ट है, जेद्दा। अगर आप ट्रेन से, सॉरी अगर आप प्लेन से जाते हैं यहाँ, तो आपको जेद्दा एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा। मक्का मदीना में कोई पोर्ट नहीं है। अगर आप पानी के जहाज से जाएंगे डायरेक्ट मक्का जा सकते हैं, लेकिन अगर हवाई जहाज जा रहे हैं तो आपको जेद्दा उतरना पड़ेगा। अब पूरा डेजर्ट है, समझिए सऊदी अरब में पूरा मरुस्थले है। ये हो गया रबल खली, ये हो गया सैदान, और ये हो गया नेफद। और यहीं से आप कुवैत जाते हैं, कुवैत से जॉर्डन। कुवैत इधर है, यहाँ से जॉर्डन जाना हो तो आप इसी मरुस्थल होकर जाएंगे। एक मूवी देखा होगा आपने, एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार का देखा था आपने, जिसमें कुवैत से जॉर्डन सबको लेके जाते हैं। तो कुवैत से जॉर्डन जिस रास्ते में पड़ता है, वहाँ सऊदी अरब एक डेजर्ट पड़ता है रास्ते में। उस डेजर्ट का नाम है नेफद। क्या नाम है इसका? नेफद, उत्तरी सऊदी अरब में। और मध्य सऊदी अरब में सैदान। ठीक है, तो देखे होंगे रास्ता में जो बस जाती है, जिस बस में लोगों को लेकर अक्षय कुमार जा रहे होते हैं, एक डेजर्ट मिलता है रास्ते में, देखिएगा, वो नेफद डेजर्ट है वो। तो सैदान है मिडिल सऊदी अरब, मध्य सऊदी अरब, सऊदी अरब, और नेफद, नेफद है कहाँ? उत्तरी सऊदी अरब। इसी नेफदे से होकर गए थे वो लोग सऊदी अरब। अब हो सकता है वो थारे में शूट कर लिए हो, बात अलग है। सीन को कहीं भी शूट कर लीजिए, कौन लिखा हुआ है कहीं पर कहाँ से जा रहे हैं आप। लेकिन आजकल फिल्म हमारा एडवांस हो गया, लोग पैसे वाले हो गए, जहाँ का जो सीन है वहीं से जाके वो शूट करते हैं। वो ज़माना दूर है कि एक स्टूडियो हुआ करता था मुंबई के फिल्मिस्तान में, और उस स्टूडियो में ही रंग रूप दे दिया जाता था, पहाड़ का, झील का, झरना का, और वहीं फिल्म शूट कर लिया जाता था। पैसों की कमी थी, फिर लोग कश्मीर जाने लगे, थोड़ा ज़्यादा पैसा हुआ तो। अब और ज़्यादा पैसा हुआ तो भारत में सीने नहीं फिल्माया जाता, विदेश में ही फिल्माया जाता है। नहीं, एक पहली फिल्म थी संगम, जिसे कंप्लीटली विदेश में शूट किया गया था। हिंदी फिल्म में संगम फिल्म पहली थी जिसे कंप्लीटली विदेश में शूट किया गया था, और इसीलिए हीरो तैयार हो गए थे। उसमें विदेश जाना एक बड़ी बात होती थी। तो दिलीप कुमार नगार दिए थे, राजेंद्र, क्या नाम था उनका, राजेंद्र कुमार, राजेंद्र कपूर, राजेंद्र कुमार, वो तैयार हो गए थे। बैजंती माला हीरोइन तैयार हो गई थी। अब पूरा फिल्म सेट हुआ। पहली फिल्म थी जिसमें इंटरमिशन का प्रयोग किया गया था, इंटरवल। हिंदी सिनेमा, पहली हिंदी सिनेमा जिसमें इंटरवल हुआ था। बहुत लंबी फिल्म है। नहीं, चलिए अब आ जाइए अगला, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ भैया। नेफद याद रहेगा ना आप? कम से कम फिल्म जाकर देख लीजिएगा आज वो सीन जहाँ पर बस से लोग जा रहे हैं। अगला आइए, सूडान में एक है जिसका नाम है नूबियन। अगला डेजर्ट लिखिए, नूबियन मरुस्थल। नूबियन, ये सूडान में है। अभी लड़ाई चल रहा है जी। सूडान का दारफूर इलाका, नोट कर लीजिए, सूडान का दारफूर अभी चर्चा में है। ये चर्चा में है, पता है आपको? इसके लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन कावेरी। मैं करंट अफेयर में बताया था।
ऑपरेशन कावेरी चला है, और तुर्की में और सीरिया में जो भूकंप आया उसके लिए ऑपरेशन दोस्त। चलिए, तो भैया दरफूर इलाका नोट कर लीजिएगा, जाकर आज मैप में आपको दरफूर देख लेना है, सूडान का दरफूर, वहीं पर चल रहा है सब सारा लफड़ा। तो दरफूर चर्चा में, सूडान में नूबियन डेजर्ट है। अगला आइए सहारा, अगला आ जाइए सहारा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पता है ना आपको, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा। मैंने बताया था एक दिन क्या फैल के पश्चिम से पूरब तक आ गया है। वही हालत कहीं थार का हो गया तो आपको डेजर्ट यही मिलेगा। हाँ, ऊँट पे घुमाइएगा सबको ले चल के, जिसको नौकरी नहीं लगेगा वो टूरिस्ट को क्या करेगा, ऊँट पे घुमाने का काम करेगा। कभी यहाँ गंगा बहती थी। चलिए धूल उठाइए, जय गंगा मैया। अब नहीं है तो धूल से ही काम चलाएंगे भैया, इसलिए बचाइए। गंगा को बचाना ये किसी एक धर्म का कर्तव्य नहीं है, ये सभी धर्म का। गंगा गई तो समझ लीजिए पूरा पानी गया। अब पानी गया तो अनाज भी गया, अब भूखे मरोगे, वहाँ धर्म देख के नहीं मरोगे, इसी मरोगे सब। इसलिए गंगा बचाना हम सबका कर्तव्य है, एक धर्म से जोड़ के इसको देखा ना जाए। और पूजा पाठ की जो सामग्री हम गंगा में डायरेक्ट जाके फेंक देते हैं, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। हम कहीं बाहर उसको डंप करें तो ज़्यादा बेहतर है। और सरकार अभी व्यवस्था कर भी रही है कि अलग से तालाब बनवा रही है गंगा के किनारे, कई जगहों पर बनाया है, उसी में आप छठ उठ सब करिए, उस पानी को कहीं और निकाल के ले जा रहे हैं, उसमें नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए कहाँ तक सफल रहता है। गंगा सफाई के नाम पर बहुत लोग कमाए हैं। गंगा एक्शन प्लान सुना है, कब चला था? 1985 में। 1985 में पहली बार चला, राजीव गांधी के समय। आज कितना साल हो गए? आज 37 साल। 37 साल के बाद गंगा सफाई हो चाहे ना हो, उसके नाम पे जो पैसा आया उस लोगों का घर जरूर बन गया। हाँ, घर का सफाई बढ़िया होगा। सहारा, ये लिखिए उत्तरी अफ्रीका के कई देश में है, उत्तरी अफ्रीका के कई देश में है भैया ये। और ये लिख लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ एक जगह है एलजीजिया, एलजीजिया या अलजीजिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलजीजिया लीबिया में है। दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। जैसे एशिया का सबसे गर्म स्थान आपने पढ़ा जैकोबाबाद, भारत का सबसे गर्म स्थान पढ़ा चूरू, वैसे ही पूरे दुनिया का सबसे गर्म स्थान है एलजीजिया। ये लीबिया में है। और यहाँ एक हवा भी चलती है गिबली, एक लू। जैसे भारत में लू चलती है ना, लू, भारत में गर्मी के दिनों में क्या चलती है? लू। वैसे ही यहाँ भी चलती है एक हवा गिबली। गिबली लू जैसी ही गर्म हवा है गिबली। ये चलती है लीबिया में। कहाँ चलती है? लीबिया में। जब ये चलती है ना तो 3 दिन इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को कहा जाता है कि अपने बेसमेंट में चले जाइए। हर घर में यहाँ बेसमेंट होता है। 3 दिन तक राशन पानी लेके सब बेसमेंट में चले जाते हैं। सूखी घास में आग लगा देती है ये, इतना गर्म है ये जो गिबली है ना, जब ये चलती है तो सूखा घास में आग लग जाता है, टायर फटने लगते हैं, बस में आग लग जाता है। स्थिति ऐसी हो जाती है यहाँ। सूखी घास मतलब इधर भी आग लग सकता है समझे? तो ये गिबली याद रखिएगा लोकल विंड है। जैसे लू भी एक लोकल विंड है, वैसे गिबली भी एक लोकल विंड है। कहाँ चलती है? लीबिया में। और लीबिया में कौन सा जगह? एलजीजिया। ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान और दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क, साइबेरिया में। बरखोयांस्क दुनिया का सबसे ठंडा स्थान, ये रूस के साइबेरिया में है। रूस के साइबेरिया, वही साइबेरिया जहाँ कह रहे थे मैकेंडर साहब की कब्जा लिए तो पूरे दुनिया कब्जा में आ जाएगा। बुद्धि काम न किया था उस समय कि शायद दुनिया बदल भी सकती है, मिसाइल भी बन सकता है। बैठे हैं यहाँ अमेरिका में बैठ के ओसामा बिन लादेन को उड़ा दिए ड्रोन से, और 5 स्टार जनरल ईरान को उड़ा दिए। ईरान खूब छटपटाया कि कर देंगे वो कर देंगे, छुप छाप रह गए। जानता है बोलन वीर है केवल। समझ गए जी? दुनिया का सबसे गर्म स्थान एलजीजिया सहारा में, और बरखोयांस्क दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। और कालाहारी कल ही बता चुके थे आप लोगों को, बताए थे कल आपको। कालाहारी या इसी को नामीब डेजर्ट भी बोलते थे, बोले थे। कालाहारी डेजर्ट को ही कल याद है आपको नामीब डेजर्ट भी कहते थे, क्योंकि नामीबिया में है। और ये कहाँ है जी? नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में है। और इसमें एक जनजाति रहता है बुशमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कई बार आया है।
बाकी मरुस्थल आज नहीं करवाएंगे, आज इतना ही करते हैं। कैसा लगा क्लास आज का? आराम से पढ़ाए हैं। और हैं साउथ अफ्रीका, पिछले वाला पीछे आ जाए, इसमें क्या बताना है? क्या मैंने पिक लेना है? चलिए मन लगा के पढ़िए, जैसे हम बीमार हैं तब भी बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। रियल में बीमार हैं भाई, नहीं तो हम इतना जोश में नहीं रहते, हम भयानक जोश में रहते हैं क्लास में आते हैं तो। और शब्दों की संख्या जो खर्च करते हैं बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। तो आज थोड़ा सा कम एनर्जी रहा, लेकिन आपको समझ में आया होगा। जैसे बोल रहा हूँ पढ़ते जाइए, आसान है पढ़ाई बहुत ज़्यादा।